Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss a new topic, that is cell, its structure and functions. Before that please subscribe my channel and press the bell icon. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल. तो जब हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम अगर अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो मेनली हमें टू टाइप्स की थिंग्स दिखती हैं, लाइक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो जब हम लिविंग और नॉन लिविंग देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती रहती हैं. यही जो है बेसिक डिफरेंस है. तो जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, अब उसमें उनके कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व होता होगा. तो जो डिफरेंट पार्ट्स या हम कह सकते हैं जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लेग्स की अगर बात करें तो वो वॉक करने के लिए यूज होती हैं. हैंड्स, लाइक हम लिख रहे हैं तो राइटिंग में हेल्प करते हैं. तो इसलिए डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब जो ऑर्गन्स होते हैं ये आए कहाँ से, बने कैसे? तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेल, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो अब जो ये सेल है, सेल ही क्या फॉर्म कर रही है? ऑर्गन बन रही है. मीन्स जो बेस है वो सेल है किसी भी बॉडी का. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेस सेल है. अब हम सेल को कंपेयर कर सकते हैं लाइक ब्रिक्स. जैसे ब्रिक्स हैं, अब आप कहोगे कि ब्रिक्स से हम कैसे कर सकते हैं, ब्रिक्स तो नॉन लिविंग है. लेकिन बेटा जब ब्रिक्स होती हैं अगर हम उनको इकट्ठे करते जाएं तो वो एक पूरा होम बना सकती हैं, पूरा घर बना सकती है. ऐसे ही जो सेल्स होती हैं अगर हम उनको अरेंज करते जाएं वो पूरा कंपोज्ड होकर एक बॉडी फॉर्म करती हैं. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम कंप्रेसेस करता है होल बॉडी. तो इस तरह से जैसे एक एक ईंट मिलकर पूरा घर बनाती है, वैसे ही एक एक सेल मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करती है. तो अब हम जब सेल के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम इसके डिस्कवरी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सेल है वो डिस्कवर कैसे हुई. तो जो सेल है सबसे पहले इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. ये कौन थे? एक साइंटिस्ट होंगे भाई, तभी इन्होंने डिस्कवर किया इन 1665. तो जो डिस्कवरी थी इट इज ऑल्सो द सेरेंडिपिटी. मतलब सेरेंडिपिटी क्या होता है? डिस्कवरी बाय चांस. अगर कोई डिस्कवरी अचानक से हुई हो, कुछ और डिस्कवर करना चाह रहे हैं या कोई और स्टडी कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो अचानक से अगर कोई डिस्कवरी होती है तो उसको हम कहते हैं सेरेंडिपिटी. सो ये भी डिस्कवरी बाय चांस थी. यानी जो रॉबर्ट हुक थे वो एक जो बार्क होता है, बार्क ऑफ द ट्री, दैट इज कॉर्क, कॉर्क को स्टडी कर रहे थे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है यानी कि जो चीज को बड़ा करके शो करते हैं. अब वो कॉर्क को देख रहे थे आराम से मैग्नीफाइंग ग्लास से. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कुछ सेपरेशन देखी होंगी, कुछ बॉक्सेस देखे होंगे. तो उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसके अंदर इनको देखा. तो कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री की बार्क होती है ना, छाल होती है, जो तना होता है उस पर जो बार्क होती है उससे ही कॉर्क बनती है, लकड़ी ही है ये. तो जो बार्क ऑफ ट्री जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा. उसके बाद उन्होंने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्क है वो कैसा शो हो रहा था अंडर द माइक्रोस्कोप, हनीकॉम के जैसा. हनीकॉम यानी कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है पूरा, उसमें कैसे दिखते हैं आपको? कंपार्टमेंट दिखते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखते हैं. तो उसको वो बिल्कुल हनीकॉम जैसा दिखा. अब उसमें उन्होंने देखा कि जो एक सेल है वो दूसरी सेल से अलग हो रही है विद द बाउंड्री. अब जैसे ये सेल है इससे अलग हो रही है, ये सेल है इससे अलग हो रही है. तो ये किस चीज़ से अलग हो रही है? बाय अ बाउंड्री, विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री. इनमें एक बाउंड्री है. और उन्होंने देखा कि हर सेल एक बॉक्स की तरह है, यानी कि इसका सेपरेट बॉक्स है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब सेपरेट है. तो इस जो ये बॉक्स था, उन्होंने जो ये कॉर्क में जब उन्होंने ये बॉक्स देखे तो इसको उन्होंने नाम दिया सेल. अब जो ये सेल थी कॉर्क की, ये थी डेड सेल, लिविंग तो नहीं थी ना, ये डेड सेल थी. और जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है बेटा वो जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर हो गए थे तो उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी. तो यानी कि जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. और जो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुई थी वो डेड सेल थी, जिसको कॉर्क में आइडेंटिफाई किया गया था बाय द रॉबर्ट हुक. अब सेल है क्या? जब हमने सेल की डिस्कवरी भी पढ़ ली तो सेल
ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल पे डिपेंड करता है, और हम जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द ब्रिक्स। अब जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स होती तो सेम साइज की हैं, दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन जब हम उनको अरेंज करते हैं डिफरेंट वे में तो वो डिफरेंट शेप्स के घर फॉर्म कर सकती हैं। यानी कि हमारे जो घर बनाते हैं हम, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने में तो डिफर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऑटोमेटिकली वो बनते किससे हैं? सेल्स से ही बनते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है सेल पे, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल पे ही डिपेंड करता है। एंड फंक्शनल यूनिट इज ऑल्सो द सेल। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब हम सेल के बारे में जान चुके कि सेल क्या है, तो जो ऑर्गेनिजम्स है, हमें पता हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स देखने में तो साइज अलग है, शेप अलग है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफर कर सकते हैं किस वे में? नंबर्स ऑफ द सेल पे, number of cell and shape and size of cell। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल से वेराई करते हैं, कैसे उनकी शेप एंड साइज कैसे अलग होती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। तो हम जैसे देखते हैं अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। लाइक ट्री है, वहीं पर रैट है, कोई बर्ड है, ह्यूमन है। तो यहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि ट्री में कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, रैट में कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, बर्ड में, ह्यूमंस में? क्या इन सब में जो नंबर ऑफ सेल है एक जैसा होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा में कितनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं? नहीं पता? आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। हमने पढ़ा था अमीबा इज यूनिसेलुलर। तो नंबर ऑफ सेल्स पे हम कह सकते हैं कि यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। अब 2 कैटेगरी कौन सी हैं? First one is the unicellular organisms and second one is the multicellular। अब यूनी आपको पता है, यूनी मीन्स 1, सेलुलर मीन्स सेल, ऐसे ही मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल। तो मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं यानी कि यूनी 1 ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच composed only one cell or single cell is known as unicellular organisms, whereas the organisms which contains or which composed by 2 or more than 2 number of cells are called the multicellular organisms, right? तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने हों उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी नंबर ऑफ सेल्स से बने हों उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल कोई बता सकते हो? बिल्कुल, जैसे अभी हमने पढ़ा था अमीबा, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। वहीं पर मल्टीसेलुलर सबसे अच्छा एग्जांपल हम खुद को ही ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर है। हमारी बॉडी ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल से कंपोज्ड है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नंबर के बेस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जो सिंगल सेल होंगे उनको, यानी कि जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे यूनिसेलुलर, और जो 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं
बने होंगे तो उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, लेकिन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है यानी कि सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा, तो इसमें तो एक ही सेल है, लेकिन मल्टीसेलुलर हमारे अंदर तो ह्यूमन बींग्स में तो बहुत ज़्यादा सेल है, इसलिए हम इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो हर एक सेल है वो कंपोस्ट करके अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, तो वो हमें स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम एबल हैं। लेकिन इसमें तो सिंगल सेल है, इसका मतलब तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं पाते होंगे। तो ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे ये सिंगल सेल है चाहे ये मल्टी सेल्स है, तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो भी सारे फंक्शन करने के लिए एबल होता है जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो जैसे हमने 7th क्लास में अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो अमीबा का न्यूट्रिशन वही 5 स्टेप्स फॉलो करता है जो कि ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन करता है। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, लास्ट वन इज द सेम। 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं अमीबा और सेम वही स्टेप्स ह्यूमन फॉलो करता है। अमीबा भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, अमीबा भी मूव कर सकता है, सेम वैसे ही अमीबा भी रेस्पायर कर सकता है। तो जितने फंक्शंस ह्यूमन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जितने फंक्शंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, सेम उतने ही फंक्शंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल पे ऑर्गेनिजम्स कैसे वैरायटी शो करते हैं। जैसे अगर हम अभी कॉन्टिन्यूएशन में बात कर रहे हैं अमीबा की, तो अमीबा की बात करें तो आप अमीबा की शेप को कैसे कहोगे कि अमीबा किस शेप का ऑर्गेनिजम्स है? इरेगुलर। अमीबा हैज द इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो अमीबा होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू द स्यूडोपोडिया, राइट? स्यूडोपोडिया में वो मॉडिफाई हो जाती है। एंड व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट यानी कि जो फीट जैसे, फुट जैसे, पैर जैसे दिखते तो हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स किसी इसका फूड पार्टिकल इसके पास आता है, लाइक दिस इज द फूड पार्टिकल्स, अगर ये इसके पास आएगा तो ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर लेता है इस तरह से, और ये फॉल्स फीट शो करता है। तो इसकी शेप क्या होती है? मूवमेंट करते टाइम भी ये क्या करता है? चेंज करता रहता है। तो कोई फिक्स्ड शेप तो है नहीं, चेंज होती रहती है, तो हम इसलिए कहते हैं इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद जो ये स्यूडोपोडिया है, ये हेल्प कर रहे हैं उसका कैप्चरिंग ऑफ फूड में, साथ ही ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, मूवमेंट में, यानी कि वो जो पानी के अंदर स्विम करता है तो उसमें भी स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो शेप ऑफ अमीबा है वो इरेगुलर है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी जो WBC है, सिंगल सेल, अगर जो WBC है, लाइक अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें तो हम बात करेंगे WBC की, तो ह्यूमन बॉडी में WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी अपनी शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, तो WBC भी अमीबा की तरह क्या कर सकती है? रेगुलर शेप की होती है, वो भी अपनी शेप चेंज कर सकती है। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं WBC के बारे में, लेकिन WBC इज द सिंगल सेल, वो हमारी बॉडी की एक सेल है, पार्ट है। लेकिन अगर अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा पूरा फुल्ली फ्लेजिड ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ हम अमीबा को ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, सिंगल सेल नहीं कह रहे। हालांकि इसकी बॉडी कंपोज्ड होती है विद अ सिंगल सेल, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म है, हर एक फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर WBC एक सिंगल सेल है जो लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सारे फंक्शन सिर्फ WBC परफॉर्म नहीं कर सकती। तो अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स हो सकती हैं? लाइक अमीबा में तो एक टाइप की सेल है तो क्योंकि वो सिंगल सेल है। लेकिन क्या हमारी बॉडी में एक ही टाइप की सेल होंगी? जो सेल का साइज और शेप होती है वो डिपेंड करती है बेटा उसके फंक्शन के ऊपर। तो अगर हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है और नंबर ऑफ मिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है, हमारी बॉडी की जो सेल है उनकी शेप भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कुछ ओवल शेप्ड सेल होती हैं, ओवल होंगी, स्पेरिकल होंगी,
वहीं पर इलोंगेटेड होंगी और कुछ ब्रांच्ड भी होती हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। अगर हम शेप ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं तो जैसे स्पेरिकल शेप है, आरबीसी हमारी स्पेरिकल शेप की होती है। वहीं पर जो इलोंगेटेड लाइक टेपर्ड शेप, जो आगे और पीछे से क्या होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं जिन सेल्स के, मसल सेल्स हमारी इस तरह की होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल ब्रांच्ड शेप की होती है। ब्रांच शेप की जो ब्रांच हो गई वो हमारी होती है नर्व सेल, और नर्व सेल हमारे मैसेज को कैरी करने में हेल्प करती है। जो भी हमें फील होता है, लाइक आपकी किसी ने पिन प्रिक कर दी तो आप अचानक से हाथ हटाते हो, तो ये मैसेज माइंड तक कैरी कौन करता है, नर्व सेल। तो जो नर्व सेल का डायग्राम है वो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ nerve cell, means this branch part is known as the dendrite. इस पार्ट को हम डेंड्राइट कहते हैं, और this part is known as the cell body or we can say that soma. वहीं पर यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दिस इज द माइलिन शीथ, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एक्सोन कहते हैं, दिस इज एक्सोन। उसके बाद जो ये एक्सोन पार्ट है यहाँ पर एंड हो रहा है, एंड दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सोन। एक्सोन टर्मिनल्स इनको हम कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो से दैट नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। अब जो मैसेज हमने कहा कि ये ट्रांसफर करती है मैसेजेस को, यानी कि जो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होती है। यहाँ ये रिसीव करती है मैसेज को डेंड्राइट्स, फिर वो इस बॉडी से माइलिन शीथ से होते हुए नेक्स्ट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर ये एंड होती है, सेम एक और ऐसे ही नर्व जो सेल होगी वो यहाँ पर अटैच होगी, यानी कि जो ये डेंड्राइट्स हैं वो सेकेंड नर्व सेल की डेंड्राइट्स इसके नर्व एंडिंग से अटैच होती हैं, और यहाँ से जंप करता है मैसेज नेक्स्ट में, जहाँ पर एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व सेल के डेंड्राइट कनेक्ट होते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं साइनेप्स। दैट पॉइंट इज नोन एज द साइनेप्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल्स receives and transfers the message and helps to control and coordinates of the working of the body. Means जो messages हैं डिफरेंट टाइप्स के वो हमारी बॉडी को रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। ये जो डिफरेंट शेप के आपने सेल्स देखी, कुछ स्पिंडल शेप की देखी, यानी कि जो मसल सेल्स हमने बात की, मसल सेल्स हमारी कैसी थी, बिल्कुल जो टेपर्ड थी, बीच से मिडल से थोड़ी सी ब्रॉड थी, और एंड उनके क्या थे, पॉइंटेड थे। तो ये जो स्पिंडल शेप की जो मसल सेल्स थी, वहीं पर हमने नर्व सेल्स देखी, वो ब्रांच्ड थी, आगे डेंड्राइट थे, पीछे नर्व एंडिंग। वहीं पर स्पेरिकल शेप के आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट शेप्स तो देखी, लेकिन जो ये शेप है किसी भी सेल की, ये है किस वजह से, क्या रीज़न होगा इसके पीछे कि इनकी ऐसी अलग अलग शेप, ये कैसे मेंटेन करती है अपनी शेप को। तो बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसकी वजह से, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कोई भी अगर सेल है तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। कौन सी, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है वो उसको उसी फॉर्म में रखती है, और वो काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब वहीं पर जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर एक एडिशनल मेम्ब्रेन और होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और ये प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स को रिजिडिटी और शेप देती है, यानी कि उनको, अब एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं ना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो अपनी सेल्स को या अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो एक जगह पर रहते हैं, तो जितनी भी हार्श कंडीशन होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, चेंज होता रहता है मौसम, तो उस कंडीशन में भी उनको वहीं पर खड़े रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसलिए उनकी सेल्स के ऊपर एक और हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो उनको रिजिडिटी देती है,
जो उनको सेफ रखने में हेल्प करती है। तो दिस इज द सेल वॉल, और ये बनती है सेल्यूलोज से। तो बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइज ऑफ द सेल, यानी कि जो साइज होता है वो कैसे डिफर होता है और उस साइज के ऊपर ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफर करते हैं, मीन्स साइज ऑफ सेल। तो अगर हम सेल के साइज के बारे में डिस्कस करें तो जो सेल होती हैं वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत स्मॉल साइज से लेके कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम कह सकते हैं कि जो मीटर होता है, स्केल का जो यूनिट होती है मीटर, उसका भी मिलियंथ पार्ट जिसको हम माइक्रोमीटर और माइक्रोन्स कहते हैं, तो हम उसके साइज को मेजर करते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन में। वहीं पर सेल्स कुछ सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं। तो मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत स्मॉल साइज से लेकर कुछ लार्ज साइज की भी होती हैं। लेकिन जो मोस्टली जो सेल होती हैं वो ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं, बहुत स्मॉल साइज होती है। तो ऐसी जो स्मॉल साइज होती हैं माइक्रोमीटर में जिनका साइज होता है उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। जो हाई क्वालिटी के इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम इजीली सेल्स को देख पाते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट साइज है सेल का वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लाइक इन बैक्टीरियल सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल साइज की होती हैं, उनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर के बीच हो सकता है। तो जो लार्जेस्ट सेल मेजर की गई है दैट इज 170 mm इंटू 130 mm, दैट इज द साइज ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। क्योंकि जो एग है ऑस्ट्रिच का दैट इज ऑल्सो द सिंगल सेल, वो भी तो सिंगल सेल ही है, तो उसका साइज 170 mm इंटू 130 mm, मतलब इतनी लार्ज साइज की वो सेल मेजर की गई है। तो ये लार्जेस्ट सेल है। ऐसे जैसे हैन है तो आप उनको जो लार्ज साइज की सेल है उनको इजीली अनएडेड आई से भी देख सकते हो, मतलब नेक्ड आई से इजीली देख सकते हो। मतलब साइज ऑफ द सेल्स डिफर करते हैं। बहुत स्मॉलेस्ट सेल जो हमें दिखाई नहीं देती उससे बहुत कुछ बड़ी भी सेल्स होती हैं जिनको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से या विद नेक्ड आइज भी हम देख सकते हैं। तो अब जैसे हमने डिफरेंट साइजेस की बात की, तो जैसे अगर हम एनिमल्स को देखते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स बहुत स्मॉल होते हैं और कुछ बड़े लार्ज होते हैं, लाइक रैट एंड एलिफेंट। अब रैट तो बहुत छोटा है ना एलिफेंट के सामने, तो क्या जो रैट है उसकी सेल्स का साइज बहुत छोटा होगा कंपेयर टू द एलिफेंट्स सेल? ऐसा हो सकता है क्या? तो बेटा अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइज ऑफ द बॉडी है वो कभी भी सेल के साइज से मैटर नहीं करती। तो सेल ऑफ द साइज कब मैटर करता है? विद इट्स फंक्शन। तो जो भी सेल का साइज होगा वो मैटर करेगा विद देयर फंक्शन, यानी कि उस सेल का क्या फंक्शन है उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल का साइज होगा। लाइक जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व सेल्स मैसेज ट्रांसफर करती हैं, तो वो एलिफेंट में भी मैसेज ही ट्रांसफर करेंगी एंड रेट में भी मैसेज ट्रांसफर करेंगी, और उनका साइज में वो क्या होती है? लार्ज होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। तो रेट में भी वो लार्ज एंड ब्रांच्ड ही होंगी और जो एलिफेंट है उसमें भी वो ब्रांच्ड ही होंगी। तो किसी भी सेल का साइज डिपेंड करता है उस सेल के फंक्शन के ऊपर। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट साइज की सेल हो सकती हैं और उनका साइज डिपेंड करता है उनके फंक्शन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मीन्स हमें पता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ द सेल्स और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है सेल्स। तो जो ये सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। लाइक अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो कुछ ऑर्गन्स डाइजेशन ऑफ द फूड करेंगे, एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, इजेशन होती है। तो हर एक जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस में ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गन हेल्प करते हैं, वैसे ही सेम प्लांट्स में भी हम कह सकते हैं लाइक प्लांट्स में भी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
जैसे रूट्स हैं, रूट्स क्या काम करेंगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं। वहीं पर अगर हम सेकंड देखें लीव्स, तो लीव्स क्या काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो डिफरेंट वर्क डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म कर रही हैं। अब जो ऑर्गन्स हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू। जो सेल्स होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जिनको हम टिश्यू कहते हैं, और वही टिश्यू इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। मीन्स what is tissue? Tissue is the group of cells which perform the specific functions. Tissue is the group of similar cells which perform the specific function. यानी कि जो सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि जिनका शेप साइज एक जैसा होता है, वो सेल्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करती हैं और वही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है एक टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम हम देखें, सेल, यानी कि जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले सेल होती है और वही ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करती हैं। और जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो टिश्यू होते हैं उसकी जो लार्ज यूनिट होती है दैट इज ऑर्गन, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो कुछ टिश्यू कंबाइन होकर, सिमिलर सेल्स के जो टिश्यू होंगे वो कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स फॉर्म करता है। और जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्राइज करता है आ होल बॉडी, पूरा जो ह्यूमन बींग्स होता है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। फर्स्ट सबसे पहले जो बेस होता है सेल ही होती हैं, वही टिश्यू फॉर्म करती है, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। तो इस तरह से हमारी बॉडी पूरी फॉर्म होती है। अब जो ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन जो सेल है वो इन सारी चीज़ों को कैसे संभालती है, यानी कि जो ये हर एक फंक्शंस हैं, जो टिश्यू बना रही है, ऑर्गन बना रही है, तो वो ये डिफरेंट फंक्शंस कर रही हैं, तो वो सेल उनको कैसे कमांड देती है, या वो ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी में होते क्या हैं, एक्चुअल में मेन सेल का स्ट्रक्चर है क्या, उसमें क्या क्या ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इन सब के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अभी वीडियो में आज हम इतना ही जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।